राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजेश कुमार ब्राइट एमएसटी डिपार्टमेंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। पिछला चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो चैप्टर 3 की बात करने जा रहे हैं, 3 में दिया गया है क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में आप सभी के बीच जिक्र करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में 2 वेरिएबल्स, पहले एक वेरिएबल्स की बात करते थे, एक्स लेते थे। आज हम जो 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई, पी क्यू ए बी या कुछ भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पॉइंट पर। सबसे पहले समीकरण की बात करते हैं। तो समीकरण है क्या? तो समीकरण को हम कह सकते हैं क्या कि प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन है। अर्थात प्रतीक मान लेते हैं, जैसे कि प्रतीक हम मानते थे ए बी सी कुछ भी, तो यहाँ पर भी हम कुछ मान लेते हैं। जैसे कि एक हम थोड़ा सा समझाने के तौर पर बतलाना चाहते हैं कि हम मान लीजिए बाजार गए, बाजार जाने पर हम जो है कुछ सामान खरीदते हैं। जैसे कि कहा आम जो खरीदे, आम 5 केजी खरीद लिए, और सेब जो खरीदे हैं, सेब भी हम जो है 2 केजी खरीद लिए। अब आम और सेब 2 केजी लिए और जो दुकानदार को हम पे करते हैं, दुकानदार को हम जो रुपया पे किए वह रुपया था कुल रुपये हम दे उनको 500 रुपया उस दुकानदार को पे किए। तो कहेगा क्या कि इस प्रकार से 2 समीकरण दिया रहेगा, पेयर में दिया रहेगा। तो बोलेगा कि आप जो यह बतलाइए कि सेब का मूल्य क्या है और आम का मूल्य क्या है। तो यहाँ पर हम जैसे कि सेब का मूल्य का दिया ही नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर वैल्यू दिया है कि हम 5 केजी सेब खरीदे, आम खरीदे और 2 केजी सेब, तो उसके लिए 500 रुपया पे करना पड़ा। तो यहाँ पर मूल्य को यहाँ पर मानना पड़ता है, अर्थात प्रतीक के सहायता से व्यक्त करना पड़ता है, जो कि गणितीय कथन है। जिसे कि हम मान लेते हैं, माना कि आम का मूल्य x रुपया प्रति केजी, सेब का मूल्य y रुपया प्रति केजी। यहाँ पर x और y से हम मूल्य को डिनोट किए हैं। तो अब इससे जो रिलेटेड बन रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि 1 केजी आम का मूल्य x रुपया और 1 केजी सेब का मूल्य y रुपया। तो 5 केजी आम लिए तो 5x और 2 केजी सेब लिए तो यहाँ पर 2x, क्योंकि हम जानते हैं 1 केजी का मूल्य x रुपया है तो 5 केजी के लिए हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। यदि 1 केजी सेब का मूल्य y रुपया है तो 2 केजी के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। और दोनों का मूल्य यदि आपस में जोड़ा जाता है तो यहाँ पर 500 रुपया आ रहा है। अर्थात यह जो दिख रहे हैं, यह जो बना, यही इक्वेशन बना। यही मेरा क्या बन गया? इक्वेशन। हम कह सकते हैं कि इक्वेशन जो है इसी प्रकार से, नहीं कि बोला क्या कि जो प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है गणितीय कथन में। अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं एक्स और वाई जो लिए हैं, एक्स और वाई मेरा क्या है? तो चर पद है। एक्स और वाई मेरा क्या है? चर पद। यह भी चर है और यह भी चर है। हम चर और अचर के बारे में पिछले क्लास में डिटेल से हम बतलाए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं x और y मेरा चर पद है, क्योंकि x और y का कुछ भी मान आ सकता है। अर्थात चर पद उसे कहते हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता है, वह बदलते रहता है, परिवर्तनशील होता है, चेंजेबल होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं चर हो गया, अर्थात 1 चर 2 चर, सॉरी यहाँ पर x नहीं y होगा, क्योंकि हम सेब का मूल्य y माने हैं तो यहाँ पर y। तो यहाँ पर 1 चर 2 चर, तो 2 चर का प्रयोग करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आइए हम यहाँ पर जो है बात करते हैं। अब यहाँ पर आप समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा समीकरण के बारे में। प्रतीक की सहायता से जो व्यक्त किया जाता है गणितीय कथन, जो 2 वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बनाता है। हम यहाँ पर ऐसा x और y का मान एक और मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे हम बोले 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं बराबर के साइड में, यहाँ पर बराबर में देख रहे हैं क्या कि इधर जो रहता है ये मेरा राइट हैंड हुआ, ये मेरा लेफ्ट हैंड हुआ। तो यहाँ पर यह समीकरण जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इधर लेफ्ट हैंड वाला को LHS बोलते हैं और राइट हैंड वाला को RHS बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कहने का तात्पर्य है इक्वेशन हमेशा बराबर होता है।
अर्थात यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। तो x और y का वह मान होगा जो कि 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम एक कह सकते हैं, अभी आप इतना समझिए कि x का मान और y का मान क्या होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यदि x बराबर 1 हो जाए और होगा y बराबर 1, क्योंकि हम मान पुट करेंगे x और y का, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और 3 से 1 में गुना करेंगे 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं LHS बराबर क्या होता है, RHS। आप यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया गया है कि LHS RHS राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर होंगे, कोई भी इक्वेशन आएगा। तो हम यहाँ पर इक्वेशन की बात किए, इक्वेशन को समझाने की किए। अब चैप्टर में जो थ्योरी दिया गया है उसके बारे में आपसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर के थ्योरी के बारे में। यहाँ पर हम समीकरण से बात करने जा रहे हैं, तो समीकरण को अब अच्छी प्रकार से समझने का कोशिश कीजिएगा और हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर समीकरण मान लेते हैं, जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, हम व्यापक रूप मान लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हम माने ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पर यह मेरा समीकरण माने हैं। तो अब इस समीकरण के थोड़ा सा हम व्याख्या कर देते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है a b c, यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर देते हैं। a b c यह तीन जो दिख रहा है, यह मेरा जो है वास्तविक संख्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। यहाँ पर a b c जो मेरा वास्तविक संख्या होंगे। x और y जो है, x तथा y यह मेरा चर पद है, चर पद x और y चर पद है। अब हम बात कर रहे हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के बारे में हम बतलाए थे, जिस पर घातों की संख्या अधिकतम 1 हो, जिस पर घातों की संख्या अधिकतम 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं x पर भी घात 1 और y पर भी घात 1, अर्थात इन पर घातों की संख्या अधिकतम 1 है। इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, कि यह एक रैखिक समीकरण है। तो यह रैखिक समीकरण है, इसलिए हम बोले यहाँ पर बोला गया है कि दो चर वाले, चर भी देख रहे हैं x और y दो चर है और रैखिक समीकरण, इसलिए अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ABC मेरा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में हम पहले भी बतला चुके हैं, आज हम थोड़ा सा बतला देते हैं। रैखिक समीकरण होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित रूप होता है, जो मेरा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। तो ABC का मान वास्तविक संख्या होगा। और यहाँ पर x और y मेरा चर पद है। हम एक चीज और कह सकते हैं कि c मेरा 0 हो सकता है, लेकिन a और b, a तथा b शून्य नहीं होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0, अर्थात a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वह 0 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, आप समझ जाइएगा। यदि मान लीजिए a का मान a माइनस में 1 आ गया और b का मान 1 आ गया, तो हम यहाँ पर जब पुट करेंगे मान, a का मान माइनस में 1 है और b का मान जो है प्लस में 1 है। जब मान पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट करने पर देख रहे हैं कि -1 का स्क्वायर किया जाए और +1 का स्क्वायर किया जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर +1 जब जोड़ेंगे तो यह 2 इक्वल टू नॉट 0, अर्थात यह 0 के बराबर नहीं होगा। आप कोई भी मान ले लीजिए। तो इसलिए यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसके बस थोड़ा सा हम इसका डिस्कर्स आपके पास किए हैं
कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी एक वास्तविक संख्या होंगे, एक्स और वाई मेरा चर पद है, ए तथा बी शून्य के बराबर नहीं होंगे। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0, अर्थात ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जब किया जाए दोनों का आपस में जोड़ने पर वह 0 के बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ तक समझने में आपको दिक्कत नहीं, लेकिन बोले हैं क्या कि दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो अब हम दो चर वाले रेखिक समीकरण का पेयर लेते हैं जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर दो चर वाले रेखिक समीकरण मानते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का व्यापक रूप। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर अब बात करने जा रहे हैं युग्म, जो कि पेयर की बात किया। पेयर मीन्स जोड़ा, यानी कि वह जोड़ा में होगा। हम जानते हैं क्या कि यदि ए एक्स प्लस बी वाई यदि सिंगल इक्वेशन दिया रहे, उसमें 2 वेरिएबल्स हो, तो यहाँ पर मेरा मान निकालना असंभव होता है। हम मान निश्चित नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है दो युग्म की बात किया गया है चैप्टर में। तो युग्म के बारे में हम बात करते हैं। तो युग्म को मान लेते हैं। पहला मान रहे इक्वेशन मेरा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसके बारे में यहाँ पर भी इक्वेशन सेकेंड, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं a1 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना जी, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 यह जो दिया हुआ है यह भी क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, यहाँ पर एक्स वाई जो है, एक्स तथा वाई ये मेरा होंगे चर पद, यह मेरा क्या होंगे, चर पद। यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0, और यहाँ पर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0। अर्थात इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा की, क्योंकि यहाँ पर ab था और यहाँ पर a1 b1 a2 b2 के बारे में हम बात किए, तो इसलिए हम a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0। तो आप इस थ्योरी को समझ गए होंगे, इसको अच्छी प्रकार से आप नोट कर लें। उसके बाद इस थ्योरी से रिलेटेड हम जो है ज्यामितीय रूप से इसका क्या प्रयोग होता है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप इसको अच्छी प्रकार से नोट करें। तो चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसको चेंज कर, माना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का व्यापक रूप। अभी जस्ट माने थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हम मान लिए थे, इसका हम ज्यामितीय रूप देख रहे हैं। ज्यामितीय रूप में क्या होता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। ज्यामितीय रूप के बारे में हम आप सभी के बीच चर्चा करने जा रहे हैं। आप 9th क्लास में इसके बारे में पढ़े होंगे कि 9th क्लास में हम जो चैप्टर में दिया हुआ है यह युग्मों के बारे में नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात नहीं किया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर माने थे क्या कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एग्जाम्पल में इसी के रूप में हम ले लेते हैं। जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, x और y का जो मान निकला था यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, क्योंकि मेरा जो है RHS और LHS
ये मेरा हो गया LHS और ये मेरा हो गया RHS। LHS RHS दोनों बराबर होना चाहिए। तो x का मान यदि 1 रखा जाए और y का मान 1 रखा जाए तो x और y का मान जो होगा वह होगा 1 और 1। तो 1 और 1 यदि हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचते थे तो यह जो ग्राफ खींचने पर ग्राफ में हमें देता था यह एक सरल रेखा, क्या सरल रेखा, सरल रेखा। अर्थात हम जानते हैं कि यदि इक्वेशन की बात किया जाए, दो चर वाले रेखिक समीकरण की बात किया जाए तो उसका ग्राफ जो हमेशा होता है एक सीधी रेखा होता है, सीधी। अर्थात ये सीधी रेखा में चलता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ग्राफ से रिलेटेड, तो ग्राफ के बारे में आप 9th में पढ़े होंगे। हम यहाँ पर फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं ग्राफ है क्या। तो ग्राफ जो है एक प्लेन सरफेस को 4 भाग में बांटता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल दिखाई पड़ रहा है ना जी। यहाँ पर इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, VERTICL, वर्टिकल लाइन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन, HORIZENTA, हॉरिजेंटल लाइन। एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। वर्टिकल लाइन को हम XY एक्सिस भी कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम शॉर्ट में Y एक्सिस और हॉरिजेंटल लाइन को शॉर्ट में हम X एक्सिस भी बोलते हैं, X एक्सिस। अब यहाँ पर जो बीच में कटान दिया वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन जो बीच में कटान देता है इसको कहते हैं ओरिजिन, जिसको कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। अब यहाँ पर जो है x और y का मान जो है 0 0 होता है। यहाँ पर x और y का मान 0 0। मूल बिंदु से जब हम हॉरिजेंटल लाइन पर राइट साइड की ओर जाते हैं तो यह मेरा प्लस मान देता है, और जब मूल बिंदु से हम लेफ्ट साइड आते हैं तो यह मेरा माइनस मान देता है, लेफ्ट साइड में माइनस मान। यदि मूल बिंदु से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यह मेरा प्लस में मान देता है, और जब नीचे की ओर आते हैं तो यह मेरा माइनस मान देता है। इसलिए हम इसको x एक्सिस भी बोलते हैं। इसको हम x एक्सिस यानी कि x प्लस, और ये मेरा लेफ्ट हैंड में हो जाएगा x माइनस। यहाँ पर ऊपर लिखते हैं x प्लस और नीचे लिखते हैं y प्लस और नीचे y माइनस। तो आप यहाँ पर समझ गए। यहाँ पर जैसे कि कुछ ले लेते हैं पॉइंट, यहाँ पर 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, ऊपर में भी 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 3 4। यहाँ पर आपको अच्छी प्रकार से दिखाई ना दे क्योंकि ढेर सारा लिखा गया है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, यहाँ पर भी -1 -2 -3 और -4। यहाँ पर जैसे कि हम बात किए x और y का मान जो आया है 1 1 आया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं x का मान यहाँ पर प्लस में है, यह भी प्लस में है। x मेरा प्लस राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पर है, और y मेरा प्लस ऊपर की ओर है तो यहाँ पर। यदि इन दोनों को काटान बिंदु लेते हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम जो हो जाता है 1 1। अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि यदि रेखा इस पर खींचा जाए तो यह हमें सरल रेखा देगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि रेखिक समीकरण जो होता है, दो चर वाले रेखिक समीकरण हमेशा सरल रेखा, सीधी रेखा देता है। तो आइए हम यहाँ पर सिंगल की बात किए, लेकिन मेरा युग्म में दिया है, पेयर में दिया है, तो हम पेयर की बात करते हैं। जब एक रेखा एक समीकरण एक लाइन देगा तो दो समीकरण मिलकर कितना, 2 लाइन। 2 लाइन से जो ग्राफ ज्यामितीय रूप बनने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अर्थात इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए।
चलिए हम बात कर रहे हैं दो समीकरण के बारे में। यहाँ पर सिंगल समीकरण के बारे में बात किए तो एक रेखा दिया, तो यहाँ पर देख रहे युग्मों की बात कर रहे थे। यहाँ पर दो समीकरण है, तो दो समीकरण से रिलेटेड जो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर बोला कि यदि दो रेखाएं दी हो तो, दो रेखाएं दी हो तो निम्न में केवल एक संभावना हो सकती है। दो रेखा यहाँ पर देख रहे हैं, दो समीकरण मेरा ऑलरेडी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि सिंगल समीकरण की बात करें तो सिंगल लाइन होता है, डबल समीकरण की बात करें तो डबल लाइन। यहाँ पर दो रेखा आने वाला है, एक और दो, दो रेखा। हम दो रेखा से जो संभावना हो सकता है ग्राफ के बारे में, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पहला नंबर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। पहला नंबर पॉइंट, रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेगी। दोनों रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेगी या प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पर पॉइंट को नोट कीजिए, दोनों रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो ग्राफ खींचा गया है, ग्राफ में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर शॉर्ट में ग्राफ जो खींचे हैं, ग्राफ में यह मेरा x एक्सिस, यह मेरा y एक्सिस, यह x एक्सिस और यह मेरा y एक्सिस, यह मूल बिंदु हुआ। मान लीजिए एक जो है इस समीकरण का खींचे इस प्रकार से, दूसरा समीकरण का इस प्रकार से। देख रहे हैं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात काट रहा है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य दोनों रेखा किसी एक बिंदु पर काटेगी, अर्थात क्रॉस सेक्शन प्रतिच्छेद करेगी। तो यह प्रतिच्छेद अर्थात जहां पर काटेगी वहां पर एक ही काटेगी, अर्थात कहने का तात्पर्य एकमान होगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं केवल एक हल, केवल एक हल। तो कोई दिक्कत समझने नहीं। अब दूसरा संभावना क्या हो सकता है? दूसरा संभावना की हम बात कर रहे हैं। दूसरा संभावना हो सकता है दोनों रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटेगी, अर्थात किसी बिंदु पर जब नहीं काटेगी तो वह रेखा आपस में समांतर होता है। आप समांतर के बारे में पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखा हो तो कहीं पर एक दूसरे को नहीं काटती, अर्थात दोनों रेखा क्या हो, आपस में किसी भी बिंदु पर नहीं काटती, अर्थात किसी बिंदु पर नहीं काटती। तो इसको हम क्या कहेंगे? समांतर रेखा। कैसा? समांतर रेखा। अर्थात यह क्या होगा? समांतर होगा। यह रेखा क्या होगा? समांतर होगा। इसका कोई भी हल नहीं होगा। जब एक दूसरे को कहीं पर काटेगी ही नहीं तो समान होगा ही नहीं, RHS LHS बराबर होगा ही नहीं, तो कोई आंसर ही नहीं आएगा। अर्थात हम कह सकते समांतर के साथ साथ कोई हल नहीं। अब मेरा एक लास्ट होता है, लास्ट संभावना होता है कि वह जो है दोनों रेखा यहाँ पर कहीं पर नहीं काटा, दोनों रेखा जो है एक दूसरे पर ही जाता हो, अर्थात समपाती हो। कहने का तात्पर्य तीसरा वो बिंदु, दोनों रेखाएं समपाती हो। अब समपाती के बारे में हम जिक्र करते हैं थोड़ा यहाँ पर। तो समपाती, एक रेखा इस पॉइंट से गया और दूसरा रेखा जो है इसी पॉइंट से जाएगा, अर्थात यहाँ पर सभी बिंदु पर यह टच करेगा, सभी बिंदु पर यह काटेगा, अर्थात इसको कहते हैं समपाती। तो यहाँ पर हम समपाती की बात किए तो रेखा क्या होंगे? समपाती, अर्थात दोनों रेखा एक ही बिंदु पर जाएगा। दोनों रेखा एक बिंदु पर जाएगा तो हम कह सकते हैं दोनों रेखा प्रत्येक बिंदु पर काटती है, प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अर्थात इसका एक हल नहीं, अनेक हल हो सकता है, क्योंकि रेखा एक बिंदु पर काटा तो केवल एक हल हुआ, रेखा एक बिंदु पर काटा तो केवल एक हल, रेखा समांतर हुआ, कहीं पर नहीं काटा तो कोई हल नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। और जब रेखा प्रत्येक बिंदु पर काट रहा है, प्रत्येक अनंत, इसका कोई अंत नहीं,
इसका कोई अंत नहीं कि कितना बिंदु पर काटेगा, तो इसलिए इसका क्या होगा, अनेक हल। क्या होगा, अनेक हल बोल सकते हैं। यदि रेखा समपाती हो, यदि रेखा समपाती हो तो इसका आंसर अनेक हल होगा। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, कि यह अनेक हल होगा, इसका अनेक हल, अनेक हल होगा। तो आप इस थ्योरी को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर पर। आप अच्छी प्रकार से थ्योरी को एक बार पुनः जो है रिपीट अपने से कर लीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करने में अच्छा लगेगा और आप अच्छी प्रकार से समझेंगे भी। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज जो है 3.1, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन बोला है क्या, कि क्वेश्चन पर आप ध्यान से पढ़िए और उसको समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यदि आप समझ जाते हैं तो 50% सॉल्व क्वेश्चन से समझने से ही हो जाता है। तो इसलिए अच्छी प्रकार से हम समझाने का कोशिश करेंगे। आप जो है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अर्थात हम थोड़ा सा इसमें थ्योरी बात कर रहे हैं कि यदि वर्ष से रिलेटेड हो तो यदि वर्ष दो भाग में, वर्ष को एक भूत और एक भविष्य की बात किया जाता है। इसमें वर्तमान, भूत, भविष्य 3 भी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं वर्तमान, उसके बाद हो गया, उसके पहले भूत होता है और बाद में भविष्य की बात किया जाता है। तो यहाँ पर भूत, भविष्य। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कि बोला कि 7 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान जो आयु होता है वह वास्तविक आयु होता है, और बाद की बात किया जाए तो भूत की, यानी कि पहले जब होता है, पहले की बात किया जाए तो वह भूत में होगा, इसलिए इसमें माइनस कर देंगे, आयु को घटा देंगे। यदि भविष्य की बात किया जाए तो यह बाद होता है, भविष्य को बाद में लेते हैं और बाद को हम प्लस करते हैं, अर्थात वायु को जोड़ देंगे। किसमें, तो वर्तमान में। वर्तमान से यदि भूत में बात किया जाए तो यह घटा देंगे, और वर्तमान से यदि भविष्य की बात किया जाए तो यह जोड़ देंगे। इस पॉइंट को ध्यान में याद रखिएगा। या तो हम बोल सकते हैं सिंपल याद रखने का तरीका, कोई चीज़ याद नहीं रखना है, सिर्फ पहले की बात करें, पहले की बात, तो पहले में घटाएंगे और बाद में जोड़ेंगे। पहले में क्या करेंगे, घटाएंगे और बाद में जोड़ेंगे। तो यह चीज़ को आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर आफ्ताब और उसकी पुत्री है, उसका कोई निश्चित वर्तमान आयु दिया नहीं है, तो हम वर्तमान मान लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कुछ चर पद, तो x मान लेते हैं। तो यहाँ पर x वर्ष आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष, और उनकी पुत्री जो है, पुत्री का वर्तमान आयु हम मान लिए y वर्ष। तो यहाँ पर x और y मान लिए। अब यहाँ पर प्रश्न में 2 शर्त दिए गए। पहला बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और दूसरा शर्त में बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पर 2 शर्त दिए हैं। तो पहली शर्त से हम जब पहला पढ़ेंगे, पहला सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न के पहली शर्त से, प्रश्न के पहली शर्त में अब अच्छी प्रकार से समझते हैं। 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पर पूर्व यानी कि पहले बोले या तो पूर्व बोले, दोनों की हम बात करते हैं। 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, यानी कि वर्तमान आयु से कितना, 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले क्या होगा, घट जाएगा, यानी हम मान लेते हैं आफ्ताब का भी आयु x है और पुत्री का भी आयु कितना है, y है। तो यहाँ पर जैसे बोला 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तो 7 वर्ष पूर्व जो बात किया है, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए, यहाँ पर एक आदमी मान लीजिए एक मैं हूँ मी,
और एक और मान लेते हैं मेरा पार्टनर है, एक मेरा क्या है पार्टनर, इस यानी कि एक बोलते हैं राम और दूसरा बोलते हैं श्याम। राम और श्याम, वर्तमान आयु राम का हो रहा है 12 वर्ष और इसका हो रहा है 15, श्याम का 15 वर्ष। बोलेंगे 5 वर्ष पहले राम की आयु, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले राम का जो आयु था कितना था, तो 12 यानी कि 7 वर्ष था। कितना वर्ष, 7 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले राम का आयु 7 वर्ष था, अर्थात 12 में से कितना 5 घटाए तब ना 7 वर्ष हुआ। तो क्या श्याम का 5 वर्ष पहले क्या 15 वर्ष ही होगा, तो क्या श्याम का बराबर, अर्थात इसमें भी दोनों में घटेगा, क्योंकि समय सभी के लिए बराबर होता है, राम के लिए भी और श्याम के लिए। यदि राम में 5 वर्ष पहले आया तो श्याम में भी 5 वर्ष पहले होगा। तो 5 जहाँ पर 15 है तो 5 वर्ष पहले इसका कितना हो जाएगा 10 वर्ष, राम हो जाएगा 7 वर्ष का और श्याम हो जाएगा 10 वर्ष का। आप इसको समझ गए होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो माने हैं कि आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष और उनकी पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष, तो बोला 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो अर्थात राम यानी कि आफ्ताब में भी 7 वर्ष घटेगा और उसकी पुत्री में भी 7 वर्ष घटेगा। कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे हम पढ़ते हैं। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है। किसको? अपनी पुत्री को बोल रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यह मान लीजिए आफ्ताब है, यह मान लीजिए आफ्ताब, यह उसकी पुत्री है। तो आफ्ताब पुत्री से कहता है, किसे पुत्री से? कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुनी का था? तो 7 गुनी का था। किसका? इसका 7 गुनी। किसका? अपनी पुत्री का 7 गुनी, अर्थात इसमें भी 7 गुनी का था, तो यहाँ पर भी 7 से गुना, तो इसमें 7 से नहीं, यह पुत्री के 7 गुनी का था। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व यहाँ पर आफ्ताब और उसकी पुत्री दोनों में घटाएं। फिर कहा कि 7 गुनी, मैं तुमसे 7 गुनी का था, तो यहाँ पर पुत्री में 7 से गुना कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x - 7 = 7 = y, तो 7y - 7 7 जा 49। अब यहाँ पर x और y को सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे। x और y को एक साइड कर लेंगे और अचर पद जो है मेरा, अचर पद को साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस में है, ठीक है। यहाँ पर y प्लस में, बराबर के इस साइड आएगा तो -y, 7y = -49, ये माइनस में तो बराबर के उस साइड प्लस में 7, x - 7y = 49 में से 7 को घटाएंगे तो -12 42 हो जाएगा। यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट निकल गया। अब हम दूसरी शर्त जो दिया उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके पहले हम लिख लेंगे प्रश्न के दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त में बोला क्या कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, यानी किसका बात किया है? बाद का। किसका बात किया है? बाद का बात किया है। तो बाद के बात के लिए हम जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आफ्ताब है, यहाँ पर पुत्री। तो बाद की, यानी कि आफ्ताब पुत्री से कहता है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, यानी कि बाद की बात है तो जुटेगा, बाद में जुटेगा, पहले में घटेगा, पहले में घटेगा, बाद में जुटेगा। तो यहाँ पर बाद की बात बोला, तो यहाँ पर आराम से हम लिखेंगे x वर्ष हो रहा है आफ्ताब का और उसकी पुत्री का y वर्ष। तो 3 वर्ष बाद, तो आफ्ताब में भी 3 वर्ष बढ़ा दिए और उसकी पुत्री में भी 3 वर्ष बढ़ा दिए। अब बोला क्या कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, अर्थात कौन? आफ्ताब ने पुत्री को बोला कि कितना गुनी का रह जाऊंगा? 3 गुनी का। यहाँ पर भी समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x + 3 = 3 गुना y, 3y + 3 3 जा 9। यहाँ पर x और y को सेपरेट करेंगे तो x - 3y = 9 और ये प्लस में, तो यहाँ पर माइनस में, तो x - 3y = यहाँ पर 6 हो जाएगा। यह इक्वेशन समीकरण सेकेंड हो गया। अर्थात हमको बोल रहा था इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर चुके हैं। अब बात कर लें ग्राफीय विधि में, तो हम ग्राफीय विधि निकालते हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। चलिए अब हम यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट को तैयार किए हैं। अब यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हम निकालें, इसको हम एक जगह सेपरेट कर लेते हैं। इक्वेशन मेरा यहाँ पर फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर है।
तो इक्वेशन मेरा फर्स्ट सेकेंड को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मेरा क्या आया था, मिस कर गए। अच्छा देख लेते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पर शायद था x माइनस 7y इक्वल टू -42, इक्वेशन फर्स्ट, हाँ ठीक होगा, x माइनस 7y, हाँ ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड समीकरण जो आया x माइनस 3y इक्वल टू 6, यह सेकेंड है। अब चलिए यहाँ पर हम ग्राफ विधि से सॉल्व करते हैं। इसको ध्यान से आप अच्छी प्रकार से समझिएगा। यदि एक बार आप अच्छी प्रकार से समझ जाइएगा तो दोबारा आपको समझने का जरूरी ही नहीं पड़ेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद समीकरण सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट समीकरण दिया है x माइनस 7y इक्वल टू -42। तो यहाँ पर या तो x को सेपरेट कर लें या तो y को सेपरेट कर लें, आप किसी एक को सेपरेट कर लें। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो इसलिए हम x बराबर निकल जाएगा -42, माइनस है तो प्लस में 7y। अब यहाँ पर x और y सेपरेट हो गया तो हम जस्ट कॉलम बना लेते हैं। एक इस प्रकार से हम कॉलम x और y लिख लें। यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान, तो y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। आप यह सोचिएगा x का मान जितना शॉर्ट आए उतना ग्राफ अच्छा होगा, y का मान जितना शॉर्ट आएगा उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस में, तो इधर y का मान कुछ मान सकते हैं, तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो मानेंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो मानने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर y का मान हम मान लेते हैं 5, y का मान 5। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे -42 प्लस 7 इजकल टू 5। तो -42 7 5 जा 35, माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो यहाँ पर 42 में तो 35 को घटाएंगे तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में 7, क्या माइनस में 7, अर्थात y का मान 5 रखें तो x का मान मेरा क्या आ गया, -7। और यहाँ पर यदि हम रखते हैं और दूसरा कोई यदि हम रख देते हैं यहाँ पर 6, यहाँ पर हम क्या रखें 6, तो यहाँ पर हम 6 रखेंगे तो यहाँ पर 6 सते 42, यहाँ पर 42 हो जाएगा, प्लस माइनस कटकर, यानी कि x का मान मेरा क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हम दूसरा मान रख लेते हैं, तो x यहाँ पर 7 रख लेते हैं, 7 सते 49, 7 यदि रखते हैं तो आप उसको अच्छी प्रकार से समझते जाइएगा। हम यहाँ पर मिटा के शॉर्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7 सते 49, यहाँ पर 49 हो जाएगा। 42 में से 49 को घटाएंगे, 49 में 42 को घटाएंगे तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा प्लस में 7, तो यहाँ पर प्लस में 7 ले लिए। आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए। यहाँ पर मेरा x और y का मान निकालना था। x और y का मान जो मेरा आया, x और y का मान, एक आया x का मान -7 और y का मान 5, दूसरा पॉइंट आया x का मान 0 और y का मान 6, तीसरा पॉइंट आया x का मान 7 और y का मान 7। तो यहाँ पर हम निकाल लें। अब समीकरण फर्स्ट से ज्ञात कर लें। अब समीकरण सेकेंड की बात करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं कैलकुलेशन। अब यहाँ पर समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, आप इंग्लिश में फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण सेकेंड मेरा दिया हुआ है x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पर x का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस में तो प्लस में 3y। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हम कॉलम बना लेते हैं। कॉलम बनने के बाद हम x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं, x और y। यहाँ पर चलिए x का मान हम कुछ रखते हैं, तो y का मान रखते हैं। तो y का मान यहाँ पर देख रहे हैं दोनों प्लस में है। यदि y का मान हम प्लस में लेते हैं तो मेरा वैल्यू जो x का आएगा बहुत लंबा आएगा, जो कि मेरे ग्राफ में नहीं अटेगा। इसलिए हम छोटा, जितना हो सके छोटा करने के लिए छोटा करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों प्लस में, तो हम y का मान माइनस में लेते हैं। तो y का मान माइनस में 1 लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस में है 3। अब 3 इजकल टू y का -1, तो -1 3 माइनस प्लस माइनस 3 6 में 3 गया तो मेरा 3 प्लस में आया। तो यहाँ पर x का मान 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 3 और y का मान x, फिर दूसरा रखते हैं y का मान -2
तो यहाँ पर y का मान -2 रखेंगे, तो y का मान -2 रखने पर तो माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, 6 में 6 गया तो यहाँ पर क्या हो गया 0, तो यहाँ पर आ गया मेरा 0। अब यहाँ पर y का मान हम दूसरा 3 रख लेते हैं माइनस में, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस में और प्लस में 6, 9 में से 6 गया तो यहाँ पर हो जाएगा -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। अर्थात हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मान मेरा आ गया। तो यहाँ पर हम इसको जो है x और y का मान निकाल लिए तो हो जाएगा यहाँ पर x का मान 3 और y का मान -1, x का मान 3 और y का मान -1, x का मान 0, y का मान -2, x का मान 0 और y का मान -2 और x का मान 3 -3 और y का मान -3 है। तो यहाँ पर हम जो है ज्ञात कर लें x और y का। अब इसको ग्राफ में हम पुट करते हैं। आप देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि किस प्रकार से ग्राफ में पुट किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो x और y, यह x का मान होगा और यह y का मान होगा, यह x का और यह y का xy। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x का मान -7, तो यहाँ पर x का मान -7, ओ x वाला x एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन x एक्सिस y एक्सिस, तो यहाँ पर देख रहे हैं -6 तक है। इसलिए बोले सर कि आप इतना मान छोटा लीजिए जो कि ग्राफ अच्छा हो। मेरा देखिए घट गया, अब उसको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए देरी ना करेंगे ज़्यादा, हम कोशिश कर रहे हैं फास्ट। तो यहाँ पर बढ़ा लिए, इधर भी थोड़ा बढ़ेगा, इधर भी बढ़ा देते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ जाएगा, इसके लिए टेंशन है। अब चलिए यहाँ पर आ गया -7 और यहाँ पर आ गया +7, यहाँ पर आ गया +7 और यहाँ पर आ जाएगा -7। अब यहाँ पर देखिए x का मान -7 और y का मान +5, x का मान -7 और y का मान +5। यहाँ पर यदि हम इसको खींचें इस प्रकार से, इसको ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर कटान देने वाला बिंदु यही है और इस बिंदु का नाम हो गया -7 और 5। अब दूसरा बिंदु x का मान 0, ओ x का मान 0 या प्लस में हो या माइनस में, 0 ना तो प्लस में होता ना तो माइनस में, 0 का मान ही नहीं होता। लेकिन यदि किसी संख्या पर या किसी अंक पर लास्ट में इकाई अंक, दहाई अंक, इस पर यदि कि राइट साइड में यदि 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू जो है गुना में हो जाता है, 10 गुनी में। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0 है, x का मान 0, तो यहाँ पर 0 और y का मान 6 प्लस में है तो y का मान 6 प्लस में, यहाँ पर x और यहाँ पर y, अर्थात इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट का नाम हुआ 0 और 6। अब तीसरा पॉइंट है x का मान 7 और y का मान 7, अर्थात x प्लस में 7, तो x प्लस में 7 यहाँ पर, y प्लस में 7 यहाँ पर। ओ ऊपर ले जाएंगे ना, इनको ऊपर लेके जाते हैं तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, इसको यहाँ पर, अर्थात इस बिंदु को हम कह सकते हैं क्या 7 7। तो मेरे पास सॉलिड ग्राफ नहीं आएगा, टेढ़ा मेरा हो सकता है। यदि आप ग्राफ कॉपी पर खींचिएगा तो सॉलिड आएगा, आप कैलकुलेशन गलती नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, मेरा 3 मान, 1 मान, 2 मान, 3 मान। यदि 3 मान को हम मिलाते हैं तो देखो यहाँ पर तीनों एक दूसरे को काटते हुए, यानी कि तीनों एक सरल रेखा प्राप्त करता है। हम पहले ही बोले थे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण हमेशा सरल रेखा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक सरल रेखा है, यहाँ पर एक सरल रेखा है और आप इंची से खींचिएगा कॉपी पर तो सरल रेखा मिलेगा। अब यहाँ पर दूसरा x और y का मान, तो x का मान 3, y का मान -1, x का मान 3 प्लस में y का मान -1, तो इस पॉइंट को बोलेंगे x का मान 3 -3, x का मान 3, y का मान -1, 3 और -1। दूसरा पॉइंट है 0 और -2, 0 और -2 यहाँ पर, 0 और -2, 0 और -2। तीसरा पॉइंट है -3, x का मान -3, y का मान -3, तो इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर तो x का मान -3 और y का मान -3। यहाँ पर देख रहे हैं यह तीनों बिंदु भी जो है एक दूसरे को यहाँ पर देख रहे हैं क्या मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, अर्थात यह देख रहे हैं टेढ़ा है और आगे जाके एक दूसरे को काटेगी। अर्थात ग्राफीय विधि द्वारा निरूपित करने के लिए बोला
तो ग्राफीय विधि द्वारा भी हम निरूपित कर दिए, बीजगणितीय द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा। आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए होंगे। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम अच्छी प्रकार से सबसे पहले पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर बात किया है क्रिकेट टीम के एक कोच 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, परंतु ना तो बल्ले का मूल्य दिया ना तो गेंद का मूल्य दिया। तो हम उस मूल्य को क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल में पहले समझाए थे आप लोग को, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मूल्य दिया नहीं, टोटल मूल्य दिया हुआ है कि टोटल मूल्य 3900 रुपया पे किया 3 बल्ले और 6 गेंद का। तो मूल्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, आप कुछ भी मान सकते हैं, बल्ले का मूल्य 100 रुपया। और यहाँ पर बोला गेंद भी है ना, तो एक गेंद का मूल्य y रुपये देते हैं, क्योंकि 1 रुपया तो आने वाला नहीं, y रुपये। तो यहाँ पर बोला क्या है फिर कि बाद में उसने एक बल्ला और इसी प्रकार के 3 गेंद खरीदे। अर्थात इस प्रश्न में भी 2 शर्त दिए हुए, कहने का तात्पर्य 2 इक्वेशन बनने वाला, 2 समीकरण। तो इसलिए हम पहला सोल्व करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त से, क्योंकि यह शर्त दिया हुआ है। तो प्रश्न की पहली शर्त बोला क्या कि 3900 रुपये में, अर्थात बोला जिस प्रकार से प्रश्न बोला उसी प्रकार से हमें चलना है। बोला क्या 3900 रुपये में 3 बल्ले, यदि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, बल्ले का मूल्य 100 रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x। फिर उसके बाद 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6y, और दोनों को मिलाकर कितना देना पड़ रहा है, तो 3900 रुपये भुगतान किया। अर्थात यहाँ पर हम जो है बल्ले और गेंद की संख्या को जोड़ दिए और इसको मूल्य से गुना कर दिए, कन्वर्ट हो गया, मूल्य का तुलना मूल्य से कर दिए। तो यहाँ पर इक्वेशन मेरा फर्स्ट बन गया। फिर उसके बाद इक्वेशन सेकेंड में, यानी कि प्रश्न की दूसरी शर्त बोला क्या कि एक बल्ला, एक और उसी प्रकार का बल्ला और 3 गेंद खरीदा, तो 1300 रुपया पेड किया। तो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, तो 100 रुपया, एक बल्ला ही खरीदा था, उसी प्रकार के 3 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 3 गेंद का मान तो 3y। तो यहाँ पर दोनों का मूल्य जोड़ने पर भुगतान 1300 रुपया किया गया है। तो यहाँ पर यह इक्वेशन सेकेंड बोल रहा था बीजगणितीय रूप में, तो हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिए। यहाँ पर ग्राफ आप खींच लीजिएगा, हम ग्राफ के मान को निकाल देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा तो हम लोग को दिक्कत होता है थोड़ा। चलिए यहाँ पर तो ग्राफीय विधि से हम ज्यामितीय बोले या ग्राफीय विधि, दोनों एक ही है, ज्यामितीय। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज्यामितीय विधि से तो ज्यामितीय विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से, यानी कि समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है 3x + 6y इक्वल टू 3900 रुपीज़। तो यहाँ पर हो जाएगा, कॉमन देख रहे हैं, हाँ कटने वाला है, तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो x + 2y, क्योंकि 3 = x, 3x 3 2 6 और y हो जाएगा यहाँ पर 3900।
तो यहाँ से 3 से कट आएंगे तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 3, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300 रुपया। तो यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, x का मान सेपरेट करेंगे तो 1300 और माइनस यहाँ पर 2y। अब यहाँ पर मान हम थोड़ा बड़ा रख लेते हैं, आप ग्राफ में बड़ा रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया x का मान और यहाँ पर y का मान, तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, y का मान थोड़ा सा ऊपर लिखिए यहाँ पर। ठीक, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, तो y का मान हम यहाँ पर 500 ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं। तो y का मान 500 लिए तो 5 दूनी 10, 1000, 1300 में 1000 घटा तो मेरा कितना बचा 300 रुपया। यहाँ पर ले लेते हैं y का मान कितना, तो 600 रुपया, 600 रुपया लिखे तो 6 दूना 1200, 1300 में 1200 गया तो कितना 100 रुपया। यहाँ पर ले लेते हैं 400 रुपया, 4 दूनी 800 रुपया, 1300 में 800 रुपया गया तो कितना बचा तो 500 रुपया, 8 5 13। तो ठीक है, तो यहाँ पर x और y का मान निकाल दिए। अब समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड जब सॉल्व करेंगे तो समीकरण सेकेंड दिया हुआ है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो इसलिए x का मान हम सेपरेट करेंगे तो 1300 और प्लस में तो माइनस में 3y। अब यहाँ पर हम इस प्रकार से कॉलम बना लेते हैं और कॉलम बनाने के बाद x और y का मान रख देते हैं। तो y का मान यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर हम रख दिए कितना 200, तो 200 तो 3 दूनी 600, 1300 में 600 गया तो कितना बच जाएगा, तो 7 8 5 13, 713, यहाँ पर 700 बच जाएगा। यहाँ पर हम रख देते हैं 400 रुपया, 4 तिया 1200, 1300 में 1200 गया 100 रुपया बच गया। यहाँ पर रख देते हैं 300 रुपया, 3 तिया 900 रुपया, 1300 में 900 गया कितना बचा तो 400 रुपया। तो इस प्रकार से हम x और y का मान निकाल लिए। आप ग्राफ खींचिएगा, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। यहाँ पर 0 1 2 3, यहाँ पर 100 ले लीजिएगा, 200 ले लीजिएगा, 300 ले लीजिए, यहाँ 100 के टर्म में लीजिएगा। आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 2 पर बात करने, दो नंबर प्रश्न, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन 3 नंबर पर बात करते हैं। कहा कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 केजी और सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। अर्थात अभी बल्ला बल्ला बात की थी, सेम टू सेम बात यहाँ पर अंगूर और सेब की बात करने लगा। चलिए अभी सीजन भी अंगूर और सेब का है तो इस पर भी इंजॉय लेते हुए बनाते हैं। तो यहाँ पर अंगूर और सेब का मूल्य दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं, पहले सेब दिया है तो सेब की बात करेंगे और अंगूर के। तो यहाँ पर मूल्य मानते हैं, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपये मानते हैं और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। यहाँ पर x और y से मान ले, इसमें भी, इस प्रश्न में भी दो शर्त दिए हुए हैं। तो हम प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त से, तो प्रश्न का पहला शर्त बोला क्या कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 2 केजी सेब का मूल्य 2x, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य तो क्या हो जाएगा y रुपया ही। जब दोनों के मूल्य को आपस में जोड़ा जाता है तो पे कितना पर करना पड़ रहा है, तो 160 रुपया। तो यहाँ पर 160 समीकरण मेरा फर्स्ट हो गया। अब समीकरण सेकेंड की बात करते हैं, यानी कि प्रश्न की दूसरी शर्त से, प्रश्न की दूसरी शर्त से, प्रश्न की दूसरी शर्त में बोला क्या कि 1 महीने बाद, अर्थात 1 महीने 30 दिन की बाद 30 दिन या 31 दिन, 4 केजी सेब, 2 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x और प्लस, सॉरी अभी प्लस नहीं देंगे, और बोला क्या 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य तो 2y, और दोनों के मूल्य को जोड़े तो कितना रुपया पे करना पड़ रहा है, 300 रुपया। तो यहाँ पर यह मेरा समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आपके सामने में
है जो कि बीजगणितीय विधि से पूछ रहा था, तो हम सॉल्व कर दिए। अब ग्राफीय विधि से इस क्वेश्चन पर आप अपना माइंड का प्रयोग कर ग्राफ को अच्छी प्रकार से बनाइएगा, और जो होमवर्क बनाइएगा तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, उसका रिवाइज भी होते चलेगा, और रिवाइज बार बार करने से अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो चलिए आपसे और क्या कहना, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर कर दें और लाइक कर दें, हो सके तो मनोबल मेरा ऊंचा करने के लिए एक कमेंट कर दें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।